नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। बहुत बड़ा खतरा है, ओमिक्रॉन वायरस सामने आ चुका है। कोरोना वायरस का म्यूटेशन एक और जो बहुत ज्यादा खतरनाक है। और खतरनाक कितना है, कई कारण है इसके खतरनाक होने के। लोग ऐसे बोल रहे हैं खतरनाक है, लेकिन आज हम आपको समझा रहे हैं कि क्यों ज्यादा खतरनाक है। डेल्टा और डेल्टा प्लस वायरस, आपको याद है जो सेकेंड वेव इंडिया में आई थी, कितने लोगों की जानें ले ली थी, क्योंकि डेल्टा और डेल्टा वायरस इंडिया में फैला था। आदमी परिवार में एक आदमी को संक्रमण होता था, कोरोना होता था, और पूरे परिवार के जो लोग थे उसको वो संक्रमित हो जाते थे, क्योंकि डेल्टा और डेल्टा जो प्लस वायरस था तेजी से फैलता था। ओमिक्रॉन वायरस उससे 6 गुना ज्यादा तेजी से संक्रमित करता है, इसलिए ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। दूसरा, ये हमारे जितने सेंसिटिव टेस्ट है उनको डॉज कर सकता है, जैसे पीसीआर टेस्ट हो, कोई और टेस्ट हो, जितने भी एडवांस टेस्ट है उसको डॉज कर रहा है। हमारे इम्यून सिस्टम को डॉज कर रहा है। पता ही नहीं चल पाएगा हमारे इम्यून सिस्टम को कि कौन से वायरस ने अटैक कर दिया है बॉडी को। हमारा शरीर कुछ नहीं कर पाएगा, हमारी एंटीबॉडीज कुछ नहीं कर पाएंगी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज थेरेपी जो बहुत ही कोरोना में कारगर साबित हुई थी। क्या है ये थेरेपी? इसमें क्या होता है, हमारी जो एंटीबॉडीज नेचुरल वे में हमारी बॉडीज में बनती हैं, और जो भी वायरस आता है, जो भी बैक्टीरिया आता है, जो भी फॉरेन बॉडीज हमारे शरीर में आती है, उससे हमारी एंटीबॉडीज लड़ती हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी में बाहर से जो एंटीबॉडीज है लैब में प्रोड्यूस करके शरीर में डाली जाती हैं, शरीर में उसको चढ़ाया जाता है, और जब बहुत संख्या में एंटीबॉडी शरीर में इकट्ठी हो जाती हैं तो वो किसी भी वायरस को बड़ी आसानी से उसको फाइट आउट कर देती हैं। लेकिन ओमिक्रॉन जो वायरस है, जो नया वायरस आया है, जो इतना जबरदस्त म्यूटेट होकर सामने आया है, इसमें एंटी मोनोक्लोनल जो थेरेपी है, एंटीबॉडी थेरेपी है, ये काम नहीं करेंगी। आप समझ गए होंगे कितना ज्यादा खतरनाक है ये वायरस। इसकी जो वायरस की पहचान है हांगकांग में एक डॉक्टर ने की थी, और उसके बाद साउथ अफ्रीका ने इतने बहुत तेजी से उसको पर काम किया। 24 घंटे के अंदर जीनोम सिक्वेंसिंग कर ली गई। जीनोम सिक्वेंसिंग करनी इसलिए जरूरी होती है, पता चलता है कि कौन सा प्रोटीन है और क्या क्या वायरस में म्यूटेशन हुआ है। आप समझ गए होंगे कितना ज्यादा खतरनाक है। तो आज न्यूज नशा में हम यही चर्चा करने वाले हैं, ये वायरस कितना खतरनाक है, कैसे इससे बचे, क्या इंडिया में फैलने के खतरा है, हमें कितनी सावधानी बरतनी चाहिए। और आज न्यूज नशा के पैनल पे हमारे साथ तीन सीनियर डॉक्टर्स हैं। हमारे साथ डॉक्टर एम वली हैं, जो गंगाराम दिल्ली में सीनियर कंसल्टेंट है। हमारे पास साथ डॉक्टर कर्नल HK चोपड़ा हैं, जो मूलचंद हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट हैं सीनियर। हमारे साथ फॉर्मर मेजर जनरल JK बंसल सर हैं, जिन्होंने एज ए डॉक्टर आर्मी में बहुत लंबी सेवा की है। आप सभी का न्यूज नशा में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर वली, आपके पास ही चलेंगे। कितना बड़ा खतरा है, इतना ज्यादा म्यूटेशन हो गया है। टेक्निकली अगर हम इस म्यूटेशन की बात करें तो क्या क्या म्यूटेट हो गया है, जो समझना जरूरी है, जिससे बचना जरूरी है। वैक्सीनेशन का जहाँ तक ताल्लुक है, वैक्सीनेशन का इससे बिल्कुल संबंध है। WHO ने बहुत पहले ही वार्निंग दी थी। साउथ अफ्रीका में वैक्सीनेशन का प्रतिशत 26% था, और वहाँ के लोगों को ताकीद की गई थी कि एक बड़ा ख़तरा आ सकता है। अब वैक्सीनेशन की रफ्तार वहाँ पिकअप हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन वैक्सीन लगाना फिर भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिन लोगों को होल वायरॉन वैक्सीन दी जाएगी उनमें इम्यूनिटी होगी 50% इम्यूनिटी। कोवैक्सीन में लैंसेट में जो रिसेंट आर्टिकल आया उसमें दिखाई गई है, उसमें ये वायरस भी शामिल हो सकता है। मैं इसके लिए अभी बहुत पॉजिटिव हूँ, नेगेटिव नहीं हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ा म्यूटेशन है। और इसके बारे में ख़ास बात जो मैं ये कह रहा हूँ, हर चैनल पर मैंने ये बात कहना चाहिए कि ये वायरस एक एड्स के पीड़ित व्यक्ति से निकला है, इसलिए जब बीज ही डिफेक्टिव हो तो उसका पौधा कितना डिफेक्टिव होगा ये कहने में अभी 2 हफ्ते का समय लगेगा। तब तक हमें बहुत सावधानी से काम करना है। इसकी जेनेटिक स्टडी करनी है। इसमें 32 स्पाइक प्रोटीन म्यूटेशन है, 16 रिसेप्टर बाइंडिंग डोपेन के पर हैं, और इसने एक और म्यूटेशन जो हमने फ्यूरिन की बात की थी, जिससे हमने घातक बताया था डेल्टा वायरस को, वो भी पाया गया है, जो 1 से ज़्यादा है। और T डोमेन एक होता है, उसका भी म्यूटेशन इसमें पाया गया है। तो कुल मिलाकर ओमिक्रॉन जो है ये पेंडेमिक इन पेंडेमिक हो सकता है। इसमें म्यूटेशन बहुत ज़्यादा हैं, और टोटल जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस का डिफरेंस इसमें आइडेंटिफाई किया गया है वो लगभग 60 है, 59 या 60 है। और जेनेटिक स्टडीज़ में अभी 2 हफ्ते का समय लगेगा। तब तक हमको बहुत ही सावधानी रखनी है। टीका लगवाना है, मास्क लगाना है, हैंड सैनिटाइजेशन करना है, और भीड़ में नहीं जाना है, 2 गज की दूरी बनाकर रखनी है। यही सावधानियों के साथ
मैं अपना यही मैसेज दूंगा आपके चैनल के ज़रिए से कि जिन लोगों को 2 टीके नहीं लगे हैं वो तुरंत 2 टीके लगवाएं और आगे आएँ। अभी हम बूस्टर डोज की भी बात करने जा रहे हैं बहुत जल्दी, लेकिन बच्चों को और बूस्टर डोज को इसमें प्राथमिकता मेरी यही है कि पहले बच्चों को टीकाकरण शुरू हो, उसके बाद सब लोगों को 2 डोज मिलें, उसके बाद बूस्टर डोज की हम बात करेंगे। तो जैसे डॉक्टर वली ने बताया कि एड्स से पीड़ित व्यक्ति से वायरस निकला है, अपने आप में खतरनाक है। 32 म्यूटेशन हो गए हैं, स्पाइक प्रोटीन के 32 म्यूटेशन हो गए हैं। खतरा बहुत बड़ा है क्योंकि ये वायरस बहुत तेजी से फैलता है। चलते हैं डॉक्टर HK चोपड़ा सर के पास। सर, ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से डॉक्टर वली ने हमें बताया कि इसका जो म्यूटेशन है 32 स्पाइक प्रोटीन जो है म्यूटेशन हो गया, लेकिन आम आदमी को समझ में नहीं आएगा कि म्यूटेशन से वैक्सीनेशन का क्या लेना देना है। किस तरह से वैक्सीन कह रहे हैं इस पर काम नहीं करेंगी, क्या कारण है इसके पीछे कि जो हमारी वैक्सीन है, जो कहा जा रहा है जो नई टेक्निक से वैक्सीन बनाई गई है, mRNA जो टेक्निक है जिससे सारी ऑलमोस्ट वैक्सीन बनी हुई है, वो इस पर काम नहीं करेंगी, क्या कारण है इसके पीछे? ओमिक्रॉन वायरस पूरे वर्ल्ड के लिए चैलेंज है। ये बड़ा भारी एक रेड अलर्ट हो गया है पूरे वर्ल्ड के अंदर, इसका रेड अलार्म हो गया है। इसका कारण ये है कि ये जो वायरस है, इसकी जो म्यूटेशन की कैपेबिलिटी है वो कई 100 गुना 1000 गुना ज्यादा है। जैसे कि एक स्पाइक प्रोटीन होता है जिसके अगेंस्ट हम एंटीबॉडीज बनाते हैं वैक्सीन के थ्रू, और वो इससे फाइट करता है। अगर एक वायरस मल्टीपल टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा और म्यूटेशन हो जाएंगे उसके स्पाइक के, तो उसके जगह इतनी एंटीबॉडीज बनाना वैक्सीन के लिए रियल चैलेंज है। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो वायरस है हाईली ट्रांसमिसिबल है, बहुत ज्यादा ट्रांसमिशन है, हाईली इन्फेक्शियस, हाईली कंटेजियस, नंबर 1। नंबर 2, इट इज रेजिस्टेंट टू द रूटीन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। जो हम ट्रीटमेंट में लेते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, उसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस है। वायरस कितना वैक्सीन कितना इफेक्टिव होगा, बहुत चैलेंजिंग है। तो हमारे पास बहुत चैलेंजेस हैं। नंबर 1 चैलेंज इज डायग्नोस्टिक चैलेंज। डायग्नोसिस भी मिस कर देता है क्योंकि इसमें जो जीन का कोडिंग होता है, जो एस जीन होता है जो हम डिटेक्ट करते हैं RT-PCR से, वो भी कई बार नेगेटिव आता है ऐसे पेशेंट में। तो डायग्नोस्टिक चैलेंज, थेराप्यूटिक चैलेंज, वैक्सीन चैलेंज, ये एक बड़ा भारी इश्यू है। मल्टीप्लिसिटी इतनी ज्यादा है इस वायरस की कि इट कैन पास अक्रॉस मेनी बैरियर्स। तो उसके कारण इस वायरस का बड़ा भारी एक चैलेंज है हम सबके लिए, और हमको इसको बड़ा सोच के समझ के स्पेशल लैब बनाना पड़ेंगे, जिसे हम कहते हैं जीनोमिक सीक्वेंसिंग इन अ वेरी प्रोफेशनल मैनर। एंड टाइमली सर्विलेंस इज द नीड ऑफ द आवर, एंड टाइमली वैक्सीनेशन इज द नीड ऑफ द आवर टू रिड्यूस द सिविरिटी ऑफ द डिजीज। तो जैसे कि कर्नल HK चोपड़ा ने समझाया कि स्पाइक प्रोटीन 32 स्पाइक प्रोटीन जो है इसमें म्यूटेट हो चुके हैं, और एक स्पाइक प्रोटीन को पहचान करके उसके अगेंस्ट वैक्सीन तैयार की जाती है। और जब 32 चेंजेस हो गए हैं तो वैक्सीन भी जो बनाने में, किस प्रोटीन का वैक्सीन बनाया जाए जो उससे लड़ सके, उसको मार सके, एक कॉम्प्लिकेशन है, बहुत बड़ी चैलेंजिंग है, चुनौती है एक। तो आपने समझ लिया होगा, बहुत ही आसान शब्दों में उन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन क्यों नहीं काम करेगी। जो नया वायरस ओमिक्रॉन हमारे सामने आया है, डायग्नोस्टिक लैब जो होते हैं, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लैब्स की जरूरत पड़ेगी ऐसे वायरस को पहचानने के लिए कि अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है, उसको ये वायरस है। जो जीनोम सीक्वेंसिंग होती है, बहुत ही साइंटिफिक और सोफिस्टिकेटेड टेक्निक होती है जिसके जरिए पहचाना जाता है कि वायरस में कितना ज्यादा म्यूटेशन हुआ है और कहां कहां म्यूटेशन हुआ है, कौन कौन से प्रोटीन है, स्पाइक प्रोटीन है जहां जहां जो म्यूटेट हुए हैं। वैक्सीनेशन की बात चल रही है, तो ये तो पूरे विश्व भर में चल रहा है कि वैक्सीनेशन में बहुत ही डिस्पैरिटीज देखी जा रही हैं। कई देश हैं जहां बूस्टर डोज की शुरुआत हो चुकी है, और कई साउथ अफ्रीका जैसे देश हैं जहां पे सिर्फ 24 से 26% वैक्सीनेशन हुआ है। और आपको बता दें, जो नया वायरस है, जो ओमिक्रॉन जो वायरस है, उसके सबसे ज्यादा केसेस साउथ अफ्रीका में है, उसके बाद थोड़े बहुत केसेस इजराइल और हांगकांग में भी हैं, और 1-2 केसेस इधर उधर देखे गए हैं। भारत में एक फ्लाइट आई थी, उसमें एक आदमी पीड़ित था, उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है कि उसको ये वायरस जो म्यूटेट होकर वायरस सामने आया है वो है या नहीं है। तो साउथ अफ्रीका में सबसे कम वैक्सीनेशन हुई है। जेके बंसल, मेजर जनरल जेके बंसल सर, हमसे यही जानना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन कितनी जरूरी है। ये बात है कि वैक्सीन जो है इस वायरस पे काम नहीं करेगी, लेकिन उसके बावजूद वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक ये भी मिथ बना हुआ है कि अगर वैक्सीनेशन नहीं हो रही है तभी म्यूटेशन हो रहा है वायरस का। तो ये जो मिथ है, ये ठीक है कि साउथ अफ्रीका में क्योंकि वैक्सीनेशन नहीं हुई है इसलिए ये जो है वायरस का वहां ज्यादा म्यूटेशन हो गया, इतना जबरदस्त म्यूटेट हो गया है वायरस।
साउथ अफ्रीका की कोविड-19 स्ट्रेन ओमिक्रॉन B11259 ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। इस स्ट्रेन से इन्फेक्शन बड़ी तेजी से फैल रहा है। ओमिक्रॉन स्ट्रेन में 30 से ज़्यादा म्यूटेशन हो चुके हैं, जबकि डेल्टा स्ट्रेन में सिर्फ 2 म्यूटेशन हुए थे। जैसे ही कोरोना वायरस हमारे शरीर में घुसता है, उससे लड़ने के लिए इम्यूनिटी पैदा होती है। इम्यूनिटी को पूरी तरह से डेवलप होने में कुछ समय लगता है, जबकि वायरस घुसते ही शरीर की कोशिकाओं पर प्रहार करना शुरू कर देता है और उनको मार देता है, जिससे शरीर में बीमारी के लक्षण पैदा हो जाते हैं। अगर इम्यूनिटी कम है और वायरस की संख्या ज़्यादा है तो बीमारी घातक होती है और प्राणलेवा भी सिद्ध हो सकती है। वैक्सीनेशन से इम्यूनिटी बढ़ जाती है और बीमारी का असर होता ही नहीं है या बहुत कम होता है। इससे बीमारी फैलती भी कम है। ये बात सही है कि दुनिया के गरीब देशों में वैक्सीनेशन बहुत कम लगी है, लेकिन ये धारणा गलत है कि वैक्सीनेशन न लगने से म्यूटेशन का खतरा बढ़ा है। अपने आप को जिंदा रखने के लिए और इम्यून सिस्टम से बचने के लिए कोविड-19 अपने स्वरूप बदलता रहता है, जिसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। वैक्सीन लगने से म्यूटेशन कम नहीं होता, बल्कि शोध में पाया गया है कि म्यूटेशन वैक्सीनेशन के बाद बढ़ जाता है। हाँ, ये बात जरूर है, अगर दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग जाए तो इससे बीमारी खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी और बीमारी के फैलने का खतरा भी कम हो जाएगा और बीमारी के खत्म होने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन ये बात जरूरी है याद रखना कि वैक्सीनेशन के साथ साथ फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत आवश्यक है, तभी हम इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। यहाँ पर मेजर जनरल जेके बंसल सर जो डॉक्टर भी हैं, बहुत सीनियर डॉक्टर, आर्मी में लंबा समय गुजारा है, उनका कहना है मिथ है कि वैक्सीनेशन नहीं लगी तो म्यूटेशन हो रहा है। उनका कहना है कि जो शोध है कई तरह के, अगर वैक्सीनेशन लगती है तो म्यूटेशन ज्यादा होता है और ये भी चीज है, ठीक है, क्योंकि वैक्सीनेशन जब लगती है एंटीबॉडीज डेवलप होती है, जो वायरस जो है उन एंटीबॉडीज को देखकर अपना स्वरूप बदलता है, तो म्यूटेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन वैक्सीनेशन का संबंध क्या है वायरस से और कोरोना के फैलने से? आपको बताते हैं दोस्तों, ये आप सुन भी रहे होंगे, हर्ड इम्यूनिटी जो होती है, स्प्रेडिंग जब होती है, जब एक आदमी से दूसरे आदमी में वायरस जाता है, तो जब वो जाता है तो वहां पे म्यूटेशन के चांसेस, जितना ज्यादा स्प्रेड होता है वायरस उतने ज्यादा उसके म्यूटेशन के चांसेस होते हैं। वैक्सीनेशन से ये होता है कि जब 75% से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लग जाती है तो स्प्रेडिंग खत्म हो जाती है, एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता नहीं है, म्यूटेशन वहां खत्म हो जाता है, या तो बीमारी जो है उस पर कंट्रोल आ जाता है, म्यूटेशन खत्म हो जाता है और धीरे धीरे बीमारी खत्म हो जाती है। तो वैक्सीनेशन का मतलब यहां पर यह होता है कि आपको बीमारी पर कंट्रोल करना है, उसको खत्म करनी है, धीरे धीरे सोसाइटी से हर्ड इम्यूनिटी लानी है। इसलिए वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार फिर चलते हैं, कर्नल और डॉक्टर भी हैं जो एच के चोपड़ा कार्डियोलॉजिस्ट है मूलचंद में। सर, वैक्सीनेशन की बात करें, हर्ड इम्यूनिटी क्यों कहते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी होनी चाहिए, और हर्ड इम्यूनिटी अगर होती है तो किस तरह से हम लोगों के लिए फायदेमंद है, और क्यों बार बार डॉक्टर्स इस बात पर जोर दिए जा रहे हैं कि आप इम्यूनाइजेशन होइए, आप वैक्सीनेशन करवाइए, आप दोनों डोज लीजिए, तभी आप कोरोना को फैलने से रोक सकते हैं। तो हर्ड इम्यूनिटी जो है, वैक्सीनेशन है, वो किस तरह से आपस में इंटर रिलेटेड है और बहुत ज्यादा जरूरी क्यों है? ये आपने एक अच्छा सवाल पूछा कि जो लोग इम्यूनाइज्ड हैं उन पे इस पर्टिकुलर वायरस का क्या इफेक्ट होगा, और दूसरी चीज आपने ये पूछी कि जो लोग ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हैं उन पे क्या असर होगा। अगर 100% इम्यूनाइजेशन है, वैक्सीनेशन है, तो ये वायरस अटैक ही नहीं करता, क्योंकि इतनी एंटीबॉडीज हमारे अंदर है। क्योंकि हम लोग 100% वैक्सीनेशन नहीं है, हमारे अंदर हर्ड इम्यूनिटी नहीं है, तो हम इस वायरस को अंतर गुण करने का मौका देते हैं। ये अटैक करता है होस्ट सेल्स को और फिर जाके पेनिट्रेशन पावर उसमें होती है। अगर हमारे अंदर इम्यूनिटी ऑलरेडी है वैक्सीनेशन से, इसी कारण मैंने कहा कि हमारी सिवियरिटी कम होगी। कितनी कम होगी वो टाइम बताएगा, कितनी मॉर्टेलिटी होगी वो भी टाइम बताएगा। लेकिन ये जरूर है कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं, पूरे मास कम्युनिकेशन, मास वैक्सीनेशन है,
वहां पर इसकी सिवियरिटी जरूर कम होगी और वहां लोग भी, पेशेंट भी कम होंगे। जहां वैक्सीनेशन नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका में वैक्सीनेशन का जो डेटा है वर्ल्ड में जो प्रोड्यूस किया गया है 24%, 24% लोगों को सिर्फ वैक्सीनेशन लगाया गया है साउथ अफ्रीका में। इसी कारण वहां ये प्रॉब्लम है। और बाकी जो एरियाज हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, हर एक कंटिनेंट्स में जहां वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं है, वहां खतरा कम होगा। मैं समझता हूं कि एज ए इंडियन हमको बहुत फक्र है इस बात का कि हमारे भारतवर्ष के अंदर बिलियन ऑफ पेशेंट्स, बिलियन ऑफ इंडिविजुअल्स हैव बीन वैक्सीनेटेड। तो हम समझते हैं कि शायद इसकी सिवियरिटी और इसका इन्वेजन इंडिया में कम होगा, लेकिन टाइम ही बताएगा। और साइंटिफिकली वी शुड बी वेरी एक्टिव। तो हमारे वैक्सीन को मॉडिफाई करना होगा, हम उसी वैक्सीन को यूज नहीं कर पाए। तो वैक्सीनेशन लगने का मतलब यही होता है कि अगर आपको डोज लग गई है तो आपकी सिवियरिटी जो है, जो कोरोना वायरस आपको अटैक करेगा, वो आपकी सिवियरिटी कम हो जाएगी, हॉस्पिटलाइजेशन कम होगा। दूसरा, स्प्रेडिंग कम होती है वैक्सीनेशन से दोस्तों। जैसा कि हमने बताया कि 100% लोगों को अगर वैक्सीन लग गई है तो जो वायरस की स्प्रेडिंग होती है, और जब स्प्रेडिंग होती है तो म्यूटेशन होता है। तो हमको सबसे पहले स्प्रेडिंग को रोकना है। स्प्रेडिंग को कैसे रोक सकते हैं, उसका एक ही तरीका है वैक्सीनेशन। लेकिन साथ साथ दोस्तों डॉक्टर्स ने ये भी चेताया है कि वैक्सीनेटेड देश हैं, जहां पे इजराइल है, फुल्ली ऑलमोस्ट वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, वहां पर भी जो ओमिक्रॉन जो वायरस है, नया वायरस है, वहां पे फैल चुका है। तो वैक्सीनेटेड लोगों को भी ये हो रहा है। इसलिए हमको और प्रिकॉशंस भी लेनी है। हमको मास्किंग अभी भी रखनी है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, अपने हैंड जो है, जो सैनिटाइज, जो हाइजीन है, उसको बनाए रखना है। वैक्सीनेशन हमें करना है, लेकिन वैक्सीनेशन के साथ साथ हमें इन बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो नई वैक्सीन, जो ज्यादातर वैक्सीन है दोस्तों, जो आप अब तक समझ भी चुके होंगे, अलग अलग टेक्नोलॉजी से बनती है, अलग अलग टेक्निक से बनती है। जो ये नई, जो फाइजर और मॉडर्ना और ये सब वैक्सीन है, ये mRNA जो टेक्निक है उससे बनी है। यानी एक आर्टिफिशियल वायरस को शरीर में भेजा गया और उससे बनी हुई ये वैक्सीन है। लेकिन कहा जा रहा है कि कोवैक्सीन जो हमारे देश की बनी हुई वैक्सीन है, इसको बनाने की तकनीक डिफरेंट है। और ये समझा जा रहा है कि जो नया जो ओमिक्रॉन वायरस आया है, क्योंकि ये स्पाइक प्रोटीन्स जो है, इसमें म्यूटेशन हुआ है, तो mRNA जो वैक्सीन बनी हुई है वो उस पर काम नहीं करेगी। लेकिन कोवैक्सीन की संभावना है कि इस जो वायरस है उस पर ये काम कर लेगी। अलग अलग तरीके से वैक्सीन बनती है दोस्तों, हम आपको कई बार इस प्रोग्राम में बता चुके हैं। जो कृत्रिम वायरस है उसको बनाकर बॉडी में डाला जाता है, उससे भी उसकी वैक्सीन बनाई जाती है। कई बार डेड वायरस जो है उसकी वैक्सीन बनाई जाती है, उसको देखकर हमारे एंटीबॉडीज जो एक्टिव होते हैं। कई बार जो वायरस को वीक किया जाता है और उसकी वैक्सीन बना करके शरीर में लगाई जाती है, जिससे हमारी एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट बननी शुरू हो और काम करनी शुरू हो। तो अलग अलग तरीके से वैक्सीन बनाई जाती है। लेकिन ये जो वैक्सीन है mRNA टेक्निक से बनी हुई, ज्यादातर वैक्सीन इसी टेक्निक से बनी हुई है। कहा जा रहा है ये जो नया वायरस है, म्यूटेट होके आया है इतना जबरदस्त, इस पर ये वैक्सीन काम नहीं करेगी। लेकिन देश की बनी हुई हमारी वैक्सीन कोवैक्सीन का असर हो सकता है। जैसा कि डॉक्टर आपको बता चुके हैं कि आने वाले समय में हफ्ते 2 हफ्ते में पता चलेगा। जीनोम सीक्वेंसिंग लगातार होगी, हमको बड़े बड़े लैब्स बनाने पड़ेंगे, डायग्नोस होना पड़ेगा प्रॉपर, ताकि इसकी हमको स्प्रेडिंग को रोकना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है वैक्सीनेशन करनी है, हमको मास्किंग करनी है, हमको सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, जिससे इसकी स्प्रेडिंग रुकेगी तो म्यूटेशन रुकेगा और ये बीमारी कंट्रोल में आएगी। दोस्तों, न्यूज नशा के जरिए कोशिश यही रहती है कि हेल्थ से संबंधित जो टॉपिक है थोड़े सिंपल लफ्जों में आप तक पहुंचाए जाएं। टेक्निकली जो लैंग्वेज है वो समझ में नहीं आ पाती है, तो हमारी कोशिश रहती है सिंपल लफ्जों में आपको बताया जाए। बहुत ही सिंपल, हमने सरल शब्दों में आपको बता दिया कि ओमिक्रॉन जो नया वायरस आया है कितना ज्यादा खतरनाक है, क्यों है, क्योंकि इसकी स्प्रेडिंग बहुत ज्यादा है, हमारे इम्यून को डोज दे रहा है, ये धोखा दे रहा है, हमारी वैक्सीन को धोखा दे रहा है, हमारे टेस्ट को धोखा दे रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसलिए दोस्तों आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए न्यूज नशा, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।